प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप घर पर है, आशा है कि आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम खेल खेल में गणित कर रहे हैं। कक्षा 6 में पाठ 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ज्यामितीय है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योमेट्री, जियोमेट्रन इस शब्द से बना है। जियोमेट्रन का मतलब है, जियो मतलब होता है भूमि और मैट्रन का मतलब है मापना। सर्वप्रथम इसका उपयोग भूमि को मापने संबंधी आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए इसका आविष्कार किया गया, इसकी खोज की गई थी। फिर इसके बाद इसका प्रयोग भवन बनाने में, इसने आपने देखा बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े वो जो भवन बनते हैं उनका सबसे पहले क्या बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, लाइनें खींची जाती है। इसी तरह आपकी मेज है, कुर्सी है, उनको देखा होगा कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, कहीं न्यून कोण पर काटती है। तो उनको बनाने के लिए भी जियोमेट्री यानी ज्यामितीय अवधारणाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इन्हीं अवधारणाओं को खेल खेल में सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों ये बताओ ये क्या है? सर यह एक कागज का हवाई जहाज है। शाबाश, ठीक बताया। हमने तो बचपन में बहुत उड़ाए हैं, आपने उड़ाए हैं क्या ये हवाई जहाज? कागज़ के हवाई जहाज उड़ाए हैं। अब देखो इसको मैं खोलता हूँ हवाई जहाज को, तो देखिए ये जो कागज़ आपको दिख रहा है ये क्या है, समतल कागज़ है, श्यामपट्ट है, दीवार है, ये सभी समतल के उदाहरण हैं। इस समतल के ऊपर आप देख रहे हो बहुत सी लाइनें एक ही बिंदु से मिल जा रही हैं। इस छोटे से जो पेन रखने जितनी जगह होती है उसको क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। देखिए ये जो मैं यहाँ पेन से डिनोट कर रहा हूँ ये क्या है, बिंदु है। ये आपका बिंदु है। समतल दिखाए गए श्यामपट्ट का तल, जो आपको श्यामपट्ट दिख रहा है यानी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, इसका जो तल है जो आपको दिख रहा है ये क्या होगा, समतल कहलाएगा। अब आगे आता है बिंदु। बिंदु की न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, अर्थात बिंदु डायमेंशन रहित है। बिंदुओं को दो प्रकार से मिलाया जा सकता है, सरेख और असरेख। सरेख से हमें रेखा, रेखाखंड और किरण प्राप्त होते हैं। असरेख से हमें त्रिभुज, चतुर्भुज आदि प्राप्त होते हैं। 3 असरेख बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बन सकती है। इसी प्रकार हम श्यामपट्ट पर 4 असरेख बिंदु ले रहे हैं, इनको मिलाने से हमें चतुर्भुज प्राप्त होगा। रेखा क्या होती है? तो रेखा बिंदुओं का समूह है। जिस तरह आपको मैं एक तो ये 100 गोल पट्टी दिखा रहा हूँ, आप घर में भी आपके अपने घर में कागज पर बना सकते हो। ये 100 गोल पट्टी है जो ये देखिए, इसमें रंग बिरंगे बिंदु दिखाए गए हैं आपको। 10-10 बिंदु अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं आपको सब बच्चों को। ये पट्टी आप अपने घर में बना सकते हो। ये बिंदुओं का समूह है। इससे हम आगे क्या बनाएंगे, रेखा। देखिए रेखा क्या होती है, जिस बिंदु के समूह का आरंभिक व अंतिम बिंदु ना हो। ये देखिए ये इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, और ये 2 बिंदु इस तरह दिखाते हैं। रेखा को ऊपर तीर का निशान ऐसे लगा देते हैं। ये रेखा की पहचान है। यानी जिस बिंदु के समूह का आरंभिक व अंतिम बिंदु न हो, जैसे ए बी 2 बिंदु तो दे रखे हैं इसके, लेकिन अनेक बिंदुओं का समूह है। ये आगे इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, उसको हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। आप इसको एक रस्सी की सहायता से समझ सकते हो। जिस तरह आप देख रहे हो, ये क्या आपको पूरा इसके एंड दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना? तो ये जो आपकी ये रस्सी है इसके एंड नहीं दिख रहे हैं, ये तो ये रेखा का उदाहरण है। अब रेखा के बाद में आपका आता है रेखाखंड। तो रेखा का हिस्सा होता है वह रेखाखंड होता है। इसका आरंभिक व अंतिम बिंदु दिया होता है। एक बात तो मैंने ये बताई है कि रेखा का हिस्सा होता है वो रेखाखंड होता है, और इसका आरंभिक व अंतिम बिंदु, जिस तरह इसका पहला बिंदु ये है और
दूसरा बिंदु ये दिया हुआ है। अब आपकी बात आती है कि ए से बी तक जाने के अनेक रास्ते हैं। एक रास्ता तो मैंने ये दिखा रखा है, एक रास्ता मैंने ये दिखा रखा है, एक रास्ता मैंने ये दिखा रखा है, एक रास्ता एक दिखा रखा है। आप पूछोगे सर इनमें से ए बी कौन सा है? सारे ही ए बी है, लेकिन ए बी रेखाखंड है वो क्या है? ये वाली जो सफेद लाइन है वो रेखाखंड ए बी। दो बिंदुओं को मिलाने से केवल एक रेखाखंड खींचा जा सकता है। आप एक रस्सी की मदद से भी समझ सकते हो, जिस तरह अब मैं दिखा रहा हूं इसके, आपको रस्सी के एंड पॉइंट दिख रहे हैं ना? देखो दिख रहे हैं ना सब बच्चों को एंड पॉइंट? देखो ये वाला आरंभिक बिंदु मान लेते हैं, ये अंतिम बिंदु मान लेते हैं। यहां पर भी आप देख रहे हो कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखाखंड खींचा जा सकता है। इस तरह आप पता लगा सकते हो कि यह केवल एक रेखाखंड है। अगला भाग है किरण। किरण है रेखा का एक भाग होती है, और जैसे सूर्य से आने वाली किरण एक किरण का उदाहरण है, टॉर्च की रोशनी है वो, ये भी एक किरण का उदाहरण है। इनका आरंभिक बिंदु सूर्य या टॉर्च होता है और अंतिम बिंदु अज्ञात होता है। जिस तरह मैं आपको टॉर्च पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैंने टॉर्च जला रखी है। इस टॉर्च का आरंभिक बिंदु तो ये है, लेकिन कहाँ तक जा रही है मेरे को पता नहीं है। तो ये आरंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु अज्ञात है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम किरण कहेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो ये किरण है, ये इधर सूर्य है आपका, बी सूर्य की तरफ है और ए की तरफ बढ़ रही है, ये जिसका मुंह है, तो इसको लिखेंगे बी ए किरण। अगर ए बी लिखते हो इसको तो यह क्या होगा? गलत होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका कोण। जिस बिंदु पर दो किरणें या रेखाखंड मिलते हैं उस कोने को, ये एक किरण ये है, एक किरण ये है, ये रेखाखंड भी हो सकते थे, इस कोने को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ये इसकी भुजा होगी, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये कोना बोलेंगे इसको। किरण भी हो सकती है और ये रेखा खंड भी हो सकता है। अब मैं इसके लिए एक बनाया है मैंने आपके लिए, आप घर पे कागज़ की सहायता से स्ट्रिप काट कर भी आप है कौन है वो समझ सकते हो। ये देखिए, ये मैंने दो कागज़ की गत्ते की स्ट्रिप मतलब जो आपकी ये गत्ते की पट्टियाँ काटोगे, एक कील या आप लकड़ी लोगे, फिर इसको इसके अंदर फिट कर दोगे। जो ये देखो ये दोनों मिल रही है, ये बिंदु जो आपको मिला रहा है ये बिंदु होगा इसका या कोना होगा, ये इसकी भुजाएं होंगी और ये आप ये कोण होगा। इससे आप कोई भी कोण है, ये सीधा खड़े हैं दोनों तो ये समकोण होगा। ये इधर कर दें तो ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। और ये इधर कर दें तो क्या होगा? ये न्यून कोण होगा। और अगर ये इस तरह घुमा के इसको यहाँ ले आते हैं हम, तो ये प्रतिवर्ती कोण बन जाएगा। और इसको पूरा घुमा के इसके ऊपर ले आते हैं तो ये संपूर्ण कोण बन जाएगा। तो ये ऐसे आप इस पट्टी की सहायता से भी आप क्या है इस एक्टिविटी को घर पे कर सकते हो। दो रेखाखंडों अथवा किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर X है, या दो सड़कें हैं वो एक दूसरे को काट रही है। जिस तरह मैं एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ आपको दो कागज़ की स्ट्रिप काट लेनी है कैंची की सहायता से। देखो ये सी स्ट्रिप काटोगे आप और इनको बीचों बीच से अगर मिला दोगे तो ये जो आपका जो प्रतिच्छेदी बिंदु एक बिंदु आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण। और ये जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, ये जो बिंदु मिल रहा है वो उभयनिष्ठ होगा। अब इससे एक बात और उठती है कि क्या दो रेखाएं या किरणें एक से अधिक बिंदु पर काट सकती है? नहीं काट सकती। और एक उदाहरण और है आपका कैंची। देखिए ये इसमें भी एक उभयनिष्ठ बिंदु है आपका। ये देखिए ये दो किरणें हैं जो मिल रही है आपस में, मान लीजिए। तो ये जो नेट लगा हुआ है आपका, जो आपको दिख रहा है इधर से,
ये क्या है आपका उभयनिष्ठ बिंदु होगा। चौराहा भी इसका एक उदाहरण है। पहले मैंने बताया था कि दो किरणें हैं, सिर्फ एक ही बिंदु पर काट सकती है, यानी एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, लेकिन तीन किरणें हैं उनका भी एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, चार किरणों का भी एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। आगे आता है कि समांतर रेखाएं, दो रेखाएं जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती तो समांतर रेखाएं कहलाती है वो। जैसे आगे नहीं मिलेंगे, मैंने आपके लिए एक ये पेड़ी बनाई है झाड़ू की सींख से, आप घर पे बना सकते हो। अगर इसको मैं इन सींखों को आगे बढ़ाता जाऊं तो क्या ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहीं? नहीं सर, ये कभी नहीं मिलेगी। ऐसी मान लो ये भी रेलगाड़ी की पटरी है, मान लो रेलगाड़ी की पटरी भी इस तरह ही होती है, वो भी कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी या मिलेगी नहीं, तो हम क्या कहेंगे? ये समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। हम कर रहे हैं वक्र। वक्र क्या होता है? कागज पर बिना पेंसिल उठाए और रूलर का प्रयोग किए, यानी स्केल का बिना प्रयोग किए जो आकृतियाँ बनती है वक्र कहलाती है। हिंदी में वक्र का मतलब होता है सीधा नहीं, लेकिन गणित में इसका मतलब सीधा भी हो सकता है। तो वक्र को हमने समझाने के लिए आपको बताया, ये है वक्र आपका। वक्र दो प्रकार का होता है, वक्र जो सरल नहीं, वक्र जो सरल है, वक्र जो सरल नहीं है। अब वक्र जो सरल नहीं है, जो आपस में काटते हैं, कोई वक्र हो सकता है। ये भी ये मैंने आप झाड़ू की सींख की सहायता से और साइकिल की वाल की सहायता से मैंने ये बनाया, आप भी बना सकते हो अपने घर में। देखिए, ये आपको दिखाने के लिए मैं उतार रहा हूँ इसको। ये देखिए, आप कोई भी, ये भी सरल नहीं है। ये तो मतलब एक एग्जाम्पल आपका, बहुत से होते हैं जो वक्र सरल नहीं है, उसके एग्जाम्पल है आपकी किताब में दिए हुए, आप बना सकते हो घर पे। वक्र जो सरल है, तो जो वक्र सरल है उसके दो प्रकार है, सरल खुला वक्र और सरल बंद वक्र। सरल खुला वक्र देखिए, जो आपस में बंद ना हो। मान लीजिए ये वक्र ऐसे कर दिया मैंने, ये खुला हो गया, ये सरल खुला वक्र हो गया। लेकिन जो बंद वक्र होगा उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लगा रखे, सरल है और बंद भी है। ये आयत बना रखी है, साइकिल की वाल है यहाँ पर मैंने लगाई है, और ये आपकी क्या है? झाड़ू की सींख है। इनकी मदद से हम क्या है ये बना सकते हैं, आप अपने घर में बना सकते हो। देखिए, इसको खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। आप अपने घर में ऐसे इसको झाड़ू की सींख से, और फिर इनके कोण भी माप सकते हो आप। इसको थोड़ा दबाव दोगे तो ये देखो इसका ढांचा भी बदल रहा है आपका। ये कैसे समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ऐसे कराएं तो ये आयत बन जाता है। अगर ये सींखों की मात्रा बराबर ले लें हम तो क्या बन जाएगा? ये वर्ग बन जाएगा। तो ये भी आप चर्चा करेंगे इनके बारे में। अब इसके बाद में आपकी आती है सरल बंद वक्र में सबसे जो छोटा बहुभुज होता है वो सरल बंद वक्र है। ये बहुभुज, इसका ही हम इसको ही पढ़ेंगे अब आगे। ये सब है आपको समझाने के लिए थे। जो काटता है वो सरल नहीं है, जो खुला है वो सरल तो है लेकिन बंद नहीं है, सरल बंद वक्र है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी त्रिभुज, सबसे छोटा बहुभुज होता है ये। सरल बंद वक्र है वो एक बहुभुज कहलाता है। इसको क्या कह सकते हैं? बहुभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। इसके नीचे आप लिख लेना चाहे, सरल बंद वक्र है, इसकी डेफिनेशन भी यही है, बहुभुज। इन्हीं बहुभुजों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले ये त्रिभुज है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वक्र के तीन क्षेत्र होते हैं, जिस तरह पहले बताया ने, सरल बंद वक्र है बहुभुज कहलाता है। वक्र के तीन क्षेत्र होते हैं। देखो, एक तो होता है ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये वक्र का आंतरिक हिस्सा या अभ्यंतर कहलाता है। वक्र का अभ्यंतर सरल बंद वक्र बहुभुज होता है। ये मैंने यही लिखा है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। वक्र के तीन हिस्से पहले होते हैं। एक तो वक्र का अभ्यंतर, अंदर का हिस्सा। एक इसकी जो ये बाउंड्री होती है, इसको परिसीमा बोलते हैं या सीमा बोल सकते हो आप, वक्र की परिसीमा। एक ये बाह्य भाग, वक्र का बाह्य भाग। ये मैंने तीन लिखे हैं यहाँ पर। वक्र के तीन क्षेत्र होते हैं, वक्र का अभ्यंतर, वक्र की परिसीमा, वक्र का बाह्य भाग। अब जैसे मैंने पहले बताया था, सरल बंद वक्र है बहुभुज कहलाता है। और बहुभुज को मिलाने वाली रेखाएं हैं, ये इसकी क्या कहलाती है? भुजाएं। इसकी कितनी भुजाएं हैं आपको बताया मैंने? 4। और इसकी कितनी भुजाएं हैं? 3। अब ये क्या कहलाते हैं? ये होगी भुजाएं। ये क्या कहलाएंगे? इसके शीर्ष।
1 2 3 शीर्ष है इसके, 3 ही भुजाएं हैं। अगर आप इसको प्रोटेक्टर की मदद से इसके कोण भी माप सकते हो। अपने घर पे ये एक्टिविटी करनी है आपको, घर पे बना के देखनी है। वर्ग है, आयत है, कॉपी पे भी बना सकते हो आप, लाइनें खींच कर भी बना सकते हो, ऐसे झाड़ू के सीख लेकर बना सकते हो कि ये आपकी क्या होगी, त्रिभुज हो गई। इसके कोण माप लीजिए आप। तो मैंने जिस तरह पहले लिखा था कि पेंसिल को बिना उठाए समतल पर खींची गई रेखा है वो क्या कहलाती है, वक्र कहलाती है। वक्र का मतलब टेढ़ा भी नहीं होता, ये मैंने बताया था आपको। अब हम आगे क्या करेंगे, आसन भुजाएं क्या होती है। देखो इसकी जो आसन भुजाएं हैं, इसकी आसन भुजा मतलब साथ लगती भुजा है, ये क्या कहलाती है, इसकी आसन भुजा। और आसन कोण कौन से होते हैं, ये कोण इसका आसन कोण है। अब इससे ज़्यादा इसमें देखिए, इसमें और अच्छा समझ में आएगा आपको आसन भुजा क्या है, आसन कोण क्या है। देखिए ये जो भुजा है ये इसकी आसन भुजा है, और ये जो आपको दिख रहा है ये भुजा इसकी आसन भुजा है। ये तो दोनों भुजाएं मैंने पकड़ रखी है। और ये जो कोण है ये कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण। इसके कितने शीर्ष है, 1 2 3 4 इसके शीर्ष हैं। अब एक बात और आप बताओ, इसका विकर्ण कौन सा होगा। ये जो मैंने दोनों कोणे पकड़ रखे इनको मिला दें हम तो क्या होगा, विकर्ण होगा ये। और ये देखिए ये आपका इसका विकर्ण बन सकता है। इसमें विकर्ण कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। यानी जो आसन शीर्ष है उनको छोड़कर जो सामने का शीर्ष है उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। और इस तरह इसके 2 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण ऐसे भी कर सकते हो आप। आसन भुजाएं आपको बता दी, ये भुजा इसकी आसन है। सम्मुख भुजा, और देखो इसकी सम्मुख भुजा ये है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, इसका सम्मुख शीर्ष ये शीर्ष है, इसका सम्मुख शीर्ष ये शीर्ष कहलाएगा। इसके बाद में हम आपके साथ त्रिभुज पर चर्चा कर रहे हैं। भी त्रिभुज है उसकी 3 भुजाएं होती है, और इसको किस तरह हम लेते हैं। बिजली के खंभे बनते हैं तो वो देखे होंगे आपने, बड़े बड़े लाइट के पोल बनते, वो इस आकृति के बनते। इसके क्यों नहीं बनते, देखिए इस पर मैं दबाव दे रहा हूँ। जैसे मैं दबाव देता हूँ ये देखो ये अपना शेप चेंज कर लेती है, लेकिन इस पर दबाव देता हूँ, इस पर देखो दबाव का कोई असर नहीं हो रहा है। यानी ये ज़्यादा मजबूत आकृति होती है, इसलिए आपके जो बिजली के पोल होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, वो त्रिभुज के आकार की बनाई जाती है। त्रिभुज के बारे में चर्चा चल रही थी। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, मैंने बताया था। ये मान लीजिए आप कोई त्रिभुज बना लेते हो, इसका नाम दे दीजिए। इसकी सहायता से इसके ऊपर देखिए त्रिभुज, इसका नाम दे ABC। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु है, उसका नाम बताइए। मान लीजिए P है, तो हम कहेंगे ये बिंदु इसके क्या है, अभ्यंतर के अंदर है। अगर वो कहता है कोई बिंदु Q बताओ कहाँ पर है, तो Q बिंदु कहाँ पर है, इसके परिसीमा पर है। अगर वो पूछ लेता है कि त्रिभुज का जो है R बिंदु कहाँ पर है त्रिभुज से, तो आप कहोगे ये बहिर्भाग में, यानी त्रिभुज से बाहर है। ये तो रही 3 बातें। त्रिभुज को कैसे लिखें, इसको त्रिभुज का निशान होता है ये, इसको लिखते हैं त्रिभुज ABC, ऐसे लिखते होते हैं। अब इसको कोण को लिखना, मान लीजिए इस कोण को लिखना है, तो हम कोण को लिखेंगे इसके, तो इसको ऐसे लिखेंगे कोण, ये निशान कोण का होता है CAB या BAC। कोण का निशान लगाकर BAC, इस कोण को मैं दर्शा रहा हूँ, कोण CAB या BAC। इसका मतलब क्या है कि ये कोण बीच में आएगा हमेशा ही। ये निशान किस चीज़ का होगा, कोण का। C से शुरू हुआ, AB या BAC। मान लीजिए इस कोण को दर्शाना है तो किस तरह दर्शाओगे, मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ कोण को, कोण B को दर्शा रहे हो, कोण ABC। इसको लिखेंगे कोण ABC या कोण CBA, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। बीच में क्या आना चाहिए, आपका B आना चाहिए, कोण का निशान होगा। त्रिभुज का निशान ये होता है त्रिभुज ABC, और इसकी भुजाएं कौन कौन सी है, AB, BC और AC। भुजाएं त्रिभुज की क्या लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाएं बताइए, तो आप लिखोगे AB
BC और CA ये त्रिभुज की भुजाएं होंगी। अब इसके बाद में हम चतुर्भुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम बंद वक्र में अभी आपको चतुर्भुज में बता रहा था, ऐसी आकृति होती है, वो आप हैं बनाओगे 4 भुजाओं वाला बहुभुज की 4 भुजाएं व 4 कोण होते हैं। 4 भुजाएं देखो 1 2 3 4 या ऐसे विकर्ण से 1 2 3 4। तो अब इसके जो 4 कोण होते हैं ABCD और भुजाएं होती है, देखो मैं लिखा है AB BC CD D। आप कोई और नाम भी दे सकते हो उसको, PQRS दे सकते हो, कैक है कैक भी दे सकते हो, जरूरी नहीं मैं दिया वो नाम दो आप। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसकी सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है? जिस तरह AD की सम्मुख भुजा है वो BC है, मैंने एक लाइन लगाई है इसमें। और इसी तरह AB की सम्मुख भुजा है वो क्या है? DC है। इसी तरह A का सम्मुख शीर्ष है वो शीर्ष C है, B का सम्मुख शीर्ष है। ये देखो इस तरह अगर इसको खड़ा करेंगे हम तो ये देखें ये ऐसी आकृति बनेगी आपकी। तो अब देखिए A का जो सम्मुख, एक बार पुनः देख लीजिए, ये देखिए ऐसी आकृति बन रही है अभी। तो अब A का सम्मुख शीर्ष वो क्या है? C है। B का सम्मुख शीर्ष क्या है? D है। कई बार पूछ लेता है। अब आ जाती बात विकर्णों की। जो आसन भुजाएं उनको छोड़कर, आसन भुजाएं कौन सी है? AD की आसन भुजा है AB है, और AB की आसन भुजा है वो BC है, BC की आसन भुजा है DC। आसन भुजाओं को छोड़कर, जो आसन शीर्ष को छोड़कर, आसन शीर्ष कौन सा है? B का C है, C का D है, D का A है। इनको छोड़कर, यानी C का आसन शीर्ष 2 शीर्ष है, इनको छोड़कर जो सम्मुख शीर्ष है उसको मिलाएंगे, AC है, ये क्या होगा? विकर्ण। तो विकर्ण कौन कौन से होंगे? AC व BD, ये विकर्ण होंगे इसके। ये था आपके चतुर्भुज के बारे में। आसन भुजाएं का मैंने डेफिनेशन करवाई अब आपको, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए इसके। आसन भुजाएं कोई भी 2 भुजाएं जिनका एक भी बिंदु उभयनिष्ठ हो बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती है। तो ये देखिए जिस तरह इसका आसन भुजा ये है, एक बिंदु ये उभयनिष्ठ है, इसका ये आसन भुजा कहलाती है। और विकर्ण क्या होता है ये, और उसमें पूछा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, जो आसन शीर्ष नहीं है, आसन मतलब ये शीर्ष इसका आसन है, उसे मिलाने से, ये दोनों आपस में मानो आसन शीर्ष नहीं है, मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। उदाहरण में आपका ज्यामितीय अवधारणा में आता है वृत्त। वृत्त में आप बहुत सी चीज़ें आपके सामने आती है, आप देखते हो। इस तरह मैंने एक आप चूड़ी भी होती है जो आपके घर में, मैंने साइकिल का बाल है इसको ऐसे बनाया है और घुमा के ऐसे मोड़ के इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो ये भी क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। तो अब ये वृत्त हमारे दैनिक जीवन में जो है पहिया है, साइकिल का है, मोटरसाइकिल का, उसने क्रांति ला दी हमारे जीवन में। तो उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारा, इस अवधारणा के बारे में। तो वृत्त क्या होता है? तो वृत्त एक सरल बंद वक्र तो होता है, लेकिन बहुभुज नहीं होता, क्योंकि उसके भुजाएं नहीं होती, बनाने वाली भुजाएं हैं, उसके कारण ही बहुभुज होता है। त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, पंचभुज 5 भुजाओं वाला, षटभुज 6 भुजाओं, लेकिन इसके भुजाएं नहीं होती। आप घर पर है, एक एक्टिविटी है वो आजकल, जिस तरह आप बरसात का टाइम चल रहा है, तो आप आराम से ये एक्टिविटी जो मैं करवा रहा हूँ ये कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। जिस तरह क्या लिखा है मैंने, वृत्त एक बिंदु से, एक बिंदु ले लीजिए कोई अपने हाथ से, एक बिंदु से निश्चित दूरी ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। मैंने लिख, एक बिंदु से निश्चित दूरी पर, जिस तरह आपकी भैंस देखी होगी आपने, गाय देखी होगी, वो देखिए इस तरह ऐसे आप घुमा सकते हो इसको। आप इस तरह एक बिंदु ले लिया था मैंने, आपको पहले बताया था, और एक ये वृत्त बन जाएगा निश्चित बिंदु से। ये बिंदु निश्चित हो गया,
ये बिंदु हो गया, ये निश्चित हो। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी कौन सी होगी? ये जो दूरी होगी वो निश्चित दूरी होगी। इसको क्या कहेंगे? निश्चित दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ये ज़मीन पे भी बना सकते हो आप। देखो निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी त्रिज्या होगी। बिंदुओं का समूह इस तरह से, ये बिंदुओं का समूह, देखो मैं इस तरह लगाता जा रहा हूँ, ये बिंदुओं का समूह जो लग रहा है ये क्या कहलाएगा? परिधि। तो इसको क्या कहेंगे हम? ये जो बिंदु, इसको क्या कहेंगे? केंद्र। मैंने बताया इसका जीवन में बहुत उपयोग है। गाड़ी कितने किलोमीटर चली, पहिया जो है, पहिए के घूमने से ही पता लगता है हमारे को। ये दूरी होती है, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। त्रिज्या। निश्चित दूरी को क्या कहेंगे? निश्चित बिंदु से, निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? वृत्त। ये क्या कहलाएगी? आपकी परिधि। ऐसे भी लिख सकते हो आप, परिधि। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। और यहाँ पर मैंने लिखा है निश्चित बिंदु केंद्र कहलाता है, निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है, बिंदुओं का समूह परिधि कहलाता है। प्यारे बच्चों, एक आप कागज़ काट लीजिए। इससे भी एक्टिविटी कर सकते हो कि जो आपका इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? वृत्त का केंद्र होगा। ये जो बाहर की दूरी दिख रही है परिधि होगी। इसको इस तरह आधा मिला देंगे, दोनों हिस्सों को इस तरह मिलाएंगे तो ये आधा वृत्त बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। और जो ये लाइन जाएगी इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ये देखो, ये जो लाइन बनी है ये क्या कहलाएगी? व्यास। इससे आप कोणों की समझ भी हो सकती है आपको। ये कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। अगर इसको एक बार और मोड़ लूँ तो 180 का आधा कितना होता है? इन दोनों कोणों को देखिए, इन दोनों कोणों को मिला लीजिए। ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा आपका? ये कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। वृत्त 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर इसका आधा करूँ तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों कोणों को फिर मिलाऊं तो कितने डिग्री हो जाए? 45 डिग्री का। यहाँ से आप इस वृत्त से कोणों की समझ भी पैदा कर सकते हो अपने अंदर। 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वृत्त में कितनी त्रिज्याएँ होगी, कितने व्यास हो गए। देखो ये जो सभी लाइनें सेंटर से जितनी गुजर रही है वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास। दिख रही है ना आप सब लोगों को। और ये जो दूरी है यहाँ से केंद्र के बीच, ये दूरी, इस दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। इस पूरी को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। त्रिज्या है व्यास से आधी होती है, या व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि जीवा क्या होती है। मैं वृत्त बना रहा हूँ आपके लिए। अब मैं कंपास की सहायता से वृत्त बनाऊंगा। देखिए, ये देखिए, इसकी सहायता से मैं एक वृत्त बना देता हूँ आपके लिए। अब त्रिज्या क्या होती है तो बता दिया। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। वृत्त के भाग में त्रिज्या, त्रिज्या के बाद में व्यास आता है। व्यास क्या होता है? देखो आपको बताया था मैंने कि जो सेंटर में से गुजरने वाली लाइन है उसको व्यास कहेंगे। ये लाइन, ये ऐसे लाइन कोई गुजरती है उसको हम क्या कहेंगे? व्यास कहें। व्यास अनगिनत हो सकते हैं क्योंकि ये केंद्र से जितनी लाइनें गुजरेगी वो सभी क्या होगी? व्यास होगी। व्यास, इसको दो, कोई भी व्यास है वो 2 अर्धवृत्तों में, अर्ध माने आधे, आधा वृत्त ये हो गया। देखो अर्धवृत्तों में बांटता है। त्रिज्या क्या होती है? अर्ध व्यास। और ये क्या होगा? ये अर्ध, इतने तक इस सारे को क्या कहेंगे? अर्धवृत्त, आधा वृत्त। और ये क्या कहलाएगा? व्यास। ये क्या कहलाएगी? इतनी त्रिज्या। अब त्रिज्या और व्यास, व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, या त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये कह सकते हो। जीवा, सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होता है? व्यास होता है। बाकी सभी क्या होती है? व्यास से छोटी जीवाएं होती है। मैंने लाइनें खींच रखी है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ये सभी क्या होगी? मैंने पहले क्या किया था? ये वृत्त खींचा था। और फिर जीवा क्या होती है? वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को
वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब आपके आगे आता है लघु खंड और दीर्घ खंड। क्या होता है, मैंने एक एक्टिविटी के माध्यम से करवा रहा हूँ आपको। एक गत्ता काट लीजिए गोल वृत्ताकार। ये देखो, मैं इसको ऐसे इस तरह इस हिस्से को क्या कर लीजिए, आपको रंगीन कर लीजिए। ये जो आपका ये हिस्सा है ऐसे, ये लघु खंड, लघु वृत्तखंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। मैंने यहाँ लिखा हुआ है लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और एक और होता है आपका, उसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। देखिए वो भी मैंने बना रखा है आपके लिए। एक गोल गत्ता काट लीजिए और इस तरह इसको अलग रंग से रंग दीजिए। ये देखिए ये सारा है। और इसको जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये त्रिज्य खंड होगा। त्रिभुज के आकार का, इसलिए इसका नाम क्या खड़ा, त्रिज्य खंड। अब एक पेपर में आपके क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक भैंस बंधी है, वो ये मान लीजिए आपका खुंटा बोलते हो आप जिसको, और ये आप उसकी सांकड़ या बैल है, देसी भाषा आप बोलते हो। यहाँ कितने एरिया में वो चर सकती है, तो ये आपका जो परिधि है जो इधर से घूम सकती है उस चारों तरफ इसके ऐसे। तो ये आप घर में अपने, और ये परिधि है, ये आप देखो जो लंबाई वगैरह दूरी नापते हैं, गाड़ियाँ कितनी चली है उसको देखो ऐसे। ये देखिए इसको आप ऐसे सीधा कर मान लेते हैं, 2πr का फार्मूला लगाएं, आगे बड़ी क्लास में बताएंगे ये आपको। तो ये आपकी दूरी होगी कितना, एक पहिया कितनी दूर चलता है, एक पहिया ये मान लो ये पहिया इतनी दूर चलेगा, ये इसकी परिधि है खोलने पर। अब ये आप इसको घर पे भी ऐसे बना सकते हो। घर पे आपको जो अर्धवृत्त है वो इस तरह है, ये गोल कागज़ काट लीजिए, अर्धवृत्त बना लीजिए उसको रंगीन कर दीजिए। ये त्रिज्या है, ये आपको दिख रही है, ये आपको जीवा है, ये आपका वृत्तखंड है। ऐसे आप घर पे आपको बनाने हैं। त्रिज्य खंड है, ये बनाना है आपको। और आगे एक बात और सुनिए कि ज़मीन पर भी बना सकते हो आप, ज़मीन पर भी एक एक्टिविटी, और उसमें हरी पूरी घास भर सकते हो, कोई फूल है, पत्ते हैं, वो भर के भी ये जो आपका बना सकते हो। जितनी आकृतियाँ आज आपको मैंने बना के दिखाई है वो सभी आपको घर पे बनानी है, कागज़ पे बनानी है, या पेंसिल से बनानी है, या वो तिल्लों से, या माचिस की तिल्लियों से, या सींखों से। और ये आकृतियाँ अपनी बुक में चिपकानी है और स्कूल लगने पर अपने अध्यापकों को दिखानी है।